डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड के बाद अब हमारा नेक्स्ट मेथड है बेल आउट पेबैक पीरियड। तो चलिए इस मेथड को समझते हैं कि क्या है ये मेथड, और इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे जो आपको यहां स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए देखिए आपका जो बेल आउट पेबैक पीरियड है वो क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। दिस मेथड इज एन इंप्रूवमेंट ओवर traditional payback period in the sense that it considers the salvage value of the project under evaluation for calculating the payback period। ध्यान रखिएगा, हमने ओवरऑल 4 पेबैक पीरियड के इंप्रूवमेंट्स बताए थे, जिसमें एक था पेबैक रेसिप्रोकल, फिर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, और ये थर्ड है हमारा बेल आउट पेबैक पीरियड, और फोर्थ जो हम पढ़ाएंगे आगे पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी पेबैक। अब जो 4 इंप्रूवमेंट्स निकल कर आए ट्रेडिशनल मेथड के पेबैक पीरियड के, उनको हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरा थर्ड मेथड है, जिसमें इस मेथड में ऑब्वियस है पेबैक पीरियड जो हमने पढ़ाया है उससे अच्छा ये मेथड कहलाएगा, क्योंकि यहां पे कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए ट्रेडिशनल मेथड से। दिस मेथड इज एन इंप्रूवमेंट ओवर ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड। देखिए वही चीज लिखी है जो आपने ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड पढ़ा था, जो सबसे पहला जिसको हम पेबैक पीरियड मेथड के नाम से जानते हैं, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए और क्या बनाया गया, बेल आउट पेबैक पीरियड, इन द सेंस दैट इट कंसीडर्स द सैल्वेज वैल्यू। अब इसमें ये इंप्रूव्ड क्यों कहा गया, क्योंकि ये सैल्वेज वैल्यू को कंसीडर कर रहा है व्हाइल कैलकुलेटिंग पेबैक पीरियड। तो सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट किए 50 लाख की एक मशीन खरीदी, उस 50 लाख से हम रिटर्न अर्न करेंगे, मतलब एनुअल सेविंग्स आएंगी हमारे पास, सपोज 10 इयर्स तक आएगी। 10 इयर्स की लाइफ है मशीन की, तो 10 इयर्स के बाद जो मशीन की वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू जो बचेगी, उसको इन्होंने कंसिडर कर लिया। ट्रेडिशनल मेथड में तो कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहा था, ना सैल्वेज वैल्यू को, ना पेबैक पीरियड मेथड के बाद जो एनुअल सेविंग्स होती हैं ना उसको कंसीडर कर रहा था। तो इसने क्या किया, सैल्वेज वैल्यू को कंसीडर किया। प्रीवियस मेथड डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड में डिस्काउंट किया, टाइम वैल्यू को कंसीडर किया। इसी तरह चारों मेथड कुछ ना कुछ कंसीडर कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को उठा के, जिससे ये मेथड ट्रेडिशनल से बेटर कहा जा रहा है। तो इसने क्या कंसीडर किया, सैल्वेज वैल्यू को कंसीडर किया ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर इवैल्यूएशन फॉर कैलकुलेटिंग द पेबैक पीरियड। जो भी प्रोजेक्ट की सैल्वेज वैल्यू होगी या इन्वेस्टमेंट की जो सैल्वेज वैल्यू बचेगी, उसको कंसीडर करके हम इवैल्यूएट करेंगे अपने पेबैक पीरियड को। यही मेथड में नया है। नया क्या है, सैल्वेज वैल्यू को कंसीडर करना है हमें। इन दिस मेथड द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ लाइफ इज फर्स्ट एस्टिमेटेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी एसेट की सैल्वेज वैल्यू है, सपोज 10 लाख की मैंने कोई मशीन खरीदी, 10 साल की लाइफ है, 10 साल के बाद उसकी जो सैल्वेज वैल्यू बचकर आ रही है दैट इज 1 लाख रुपए। सैल्वेज वैल्यू मतलब जो स्क्रैप वैल्यू बच जाती है मशीन यूज होने के बाद, जिसको हम एक तरह से स्क्रैप में बेच देते हैं, तो 1 लाख सपोज उसकी सैल्वेज वैल्यू निकल कर आई, मतलब जो रेस्ट अमाउंट जो बचेगा हमारा सैल्वेज वैल्यू 1 लाख। अब उसी को हम इस लाइन में बता रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। इन दिस मेथड द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ लाइफ इज फर्स्ट एस्टिमेटेड। पूरी लाइफ का जो सैल्वेज वैल्यू आएगा उसको हम एस्टिमेट करेंगे। मतलब लाइफ का क्या, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट 10 इयर्स तक मशीन चलेगी, 10 इयर्स में फर्स्ट ईयर के बाद सैल्वेज वैल्यू कितनी बच रही है, सेकेंड ईयर चलने के बाद मशीन की सैल्वेज वैल्यू कितनी बच रही है, तो ये हर साल की सैल्वेज वैल्यू हम निकालेंगे। 10 इयर्स की लाइफ है, फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ सैल्वेज वैल्यू बचेगी मशीन की अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो सेकेंड ईयर के एंड में बचेगी अगर कुछ कैलकुलेट करते हैं सैल्वेज वैल्यू। इस तरह एंटायर लाइफ जो भी है मशीन की, जिसको मैंने अभी 10 ईयर कंसीडर किया, तो 10 इयर्स तक की वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू हम निकालेंगे। तो यही है पहला, हमें कंसीडर क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, सैल्वेज वैल्यू निकालनी है एसेट की ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ लाइफ इज फर्स्ट एस्टिमेटेड। एवरी ईयर सेविंग इज एक्यूमुलेटेड इन क्यूमुलेटिव फॉर्म। दूसरा क्या करना है हमें, क्यूमुलेटिव फॉर्म में जो हम एनुअल सेविंग्स करते हैं, जो हर मेथड में हमने करवाया था, जितनी भी एनुअल सेविंग्स होती है हर साल, उसको क्यूमुलेटिव फॉर्म में हम ऐड करते जाते थे, वही चीज हमें करनी है। तो पहली चीज क्या करनी है, हमें सैल्वेज वैल्यू निकालनी है हर साल के एंड पे जो बच रही है मशीन की, और हमें एनुअल सेविंग्स का क्यूमुलेटिव फॉर्म निकालना है हर साल का। तो 2 चीज हमें मिल गई। आगे क्या करना है, ईच ईयर क्यूमुलेटिव ऑफ सेविंग्स इज इंक्रीज्ड बाय सैल्वेज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। हमें यहां पे क्या करना है, फिर जो भी सैल्वेज वैल्यू हर साल के एंड पे बच रही है और हर साल का जो भी क्यूमुलेटिव सेविंग्स हुआ, उन दोनों को ऐड कर देना है।
नहीं समझ में आया तो चलिए ये जो क्वेश्चन है उसको भी हम समझाएंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी सिंपली आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप है हमारा कि जो भी हमारी सैल्वेज वैल्यू होगी हर साल के एंड पे मशीन की, उसको निकालना है हर साल की, और हर साल की जो क्यूमुलेटिव सेविंग्स है, एनुअल सेविंग जो इनफ्लो होता है, उसका क्यूमुलेटिव फॉर्म में निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। यही करना है। देखिए इंक्रीज लिखा है ना, तो इंक्रीज का मतलब ऐड बाय सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू को ऐड करना है हर साल के एंड पे, और एनुअल सेविंग जो क्यूमुलेटिव फॉर्म की है उसको ऐड करना है। यही चीज, यही 2 स्टेप हम फॉलो जब कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो एक फाइनल अमाउंट हमें ऐड होकर मिलता चला जाएगा। उस वैल्यू में जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज माय पेबैक पीरियड, जिस साल हमें मिल जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, क्यूमुलेटिव सेविंग्स प्लस सैल्वेज वैल्यू। ये जो एडिशन करके हमें एक कॉलम मिलेगा जिसमें दोनों को ऐड करते चले जाएंगे हर साल। जब ये दोनों का एडिशन मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगा, जिस साल बराबर आ जाएगा, दैट इज माय पेबैक पीरियड। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन भी लगवा दे रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे हमारा आउटकम क्या निकला कि हमें सब सैल्वेज वैल्यू निकालनी है हर साल के एंड पे मशीन की, हर साल के एंड पे, 10 ईयर के एंड पे नहीं, हमने बोला हर साल के एंड पे, क्वेश्चन में दी रहेगी। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, एनुअल सेविंग्स क्यूमुलेटिव फॉर्म में निकालनी है हर साल की, दोनों को ऐड कर देना है और चेक करना है कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर वो किस साल में आ रहा है। जिस साल आ रहा है दैट इज योर पेबैक पीरियड। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। आपको बस हमने 3 चीजें बताई। पहला था सैल्वेज वैल्यू, दूसरा है हमारा क्यूमुलेटिव एनुअल सेविंग्स, और तीसरा हमें क्या देखना होगा, कब मेरा ये इक्वेशन इक्वल बैठ रही है। जिस ईयर बैठ जाएगी इक्वल, दैट इज माय पेपर। हम रीड करते हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ प्रोजेक्ट। कॉस्ट दी है प्रोजेक्ट की 1 लाख रुपीज, इट मींस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है मेरा वो 1 लाख रुपीज है, या फिर कह सकते हैं टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, जो हमारा कैश आउटफ्लो होता है। इकोनॉमिक लाइफ 10 इयर्स है, एनुअल सेविंग्स जो हो रही है 20,000 की एनुअल सेविंग्स हो रही है। तो देखिए मैंने 3 साल तक एवरेज ऐसे ही अंदाजे से बना लिया है कि हर साल मेरा 20-20 हजार रुपए का एनुअल सेविंग्स हो रहा है। आगे क्या है, सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 70,000। देखिए अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि 3 चीजें चाहिए। पहला तो चाहिए हमें सैल्वेज वैल्यू चाहिए हर साल के एंड पे, जो इस क्वेश्चन में देखिए दे दी गई, सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 70,000। फिर हमें चाहिए था एनुअल सेविंग्स जो हर साल हो रही है, तो क्वेश्चन में देखिए एनुअल सेविंग्स भी दिया है 20,000 पर ईयर, और हमें दोनों को ऐड करना था। तो हमने एक टेबल बना ली है, देखिए ईयर, एनुअल सेविंग्स, क्यूमुलेटिव सेविंग्स, सैल्वेज वैल्यू, टोटल। तो हमें क्या क्या चाहिए था, क्यूमुलेटिव सेविंग्स चाहिए था, सैल्वेज वैल्यू चाहिए था, और दोनों का टोटल चाहिए था। तो टोटल हम कर लेंगे। जिस साल मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगा, मतलब 1 लाख के बराबर आ जाएगा, जिस साल आएगा, दैट इज माय पेबैक पीरियड, वही साल मेरा पेबैक पीरियड कहलाएगा। तो देखिए क्यूमुलेटिव सेविंग्स निकालना तो बहुत इजी है, हम दोनों को ऐड कर दे, सब निकलता चला जाएगा। पहले आगे क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। फर्स्ट ईयर के एंड पे जो सैल्वेज वैल्यू है दैट इज 70,000, तो हम यहां लिख दे रहे हैं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सैल्वेज वैल्यू इज 70,000। और क्यूमुलेटिव, चलिए यहां पे वो भी हम लिख दे रहे हैं, 20,000 फर्स्ट ईयर में है। क्यूमुलेटिव मतलब इन दोनों को ऐड करके थर्ड, जैसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, 60,000। तो ये कुछ वैल्यूज हो गई। अब हमें सेकेंड ईयर की सैल्वेज वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, एनुअल डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड इज 10,000, फाइंड बेल आउट पेबैक पीरियड। तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट ईयर के बाद से जो सैल्वेज वैल्यू जो निकल कर आएगी उसमें 10,000 का डिक्रीमेंट लगता चला जाएगा हर साल। तो इसके पहले वाले साल में 70,000 था, नेक्स्ट ईयर 10,000 को अगर 10,000 डिक्रीज करे तो नेक्स्ट ईयर सैल्वेज वैल्यू 60,000, फिर उसके बाद 10,000 और डिक्रीज कर दें 50,000। तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने 2 स्टेप बताए थे उन दोनों स्टेप को मैंने फॉलो करके यहां पे पुट कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या था, हमें टोटल करना होता था, फिर चेक करना होता था कि ये दोनों के एडिशन टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर आते कब हैं। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट क्या था इस क्वेश्चन में, देखिए लिखा हुआ 1 लाख, तो हम यहां 1 लाख लिख दे रहे हैं, 1 लाख। और चलिए टोटल करते हैं, यहां 90,000 हो गया, यहां पे कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो देखिए 1 लाख यहीं पे मेरा कवर हो गया है। आगे भी कर देते हैं, वैसे कोई जरूरत तो है नहीं करने की, हम यहां लिख दे रहे हैं 1,10,000। तो देखिए यहां पर ये कंडीशन, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रही है हमारी सेकेंड ईयर पे। इक्वेशन क्या है हमारी, क्यूमुलेटिव सेविंग्स, तो क्यूमुलेटिव सेविंग्स ये है,
सैल्वेज वैल्यू को ऐड करना है, तो सैल्वेज वैल्यू ये है, दोनों को ऐड किया तो 1 लाख आया। ये किसके बराबर आना चाहिए था? टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन में 1 लाख दी गई है। जिस साल ये बराबर दोनों, ये वैल्यू और ये वैल्यू जिस ईयर में इक्वल बैठ जाएंगी, दैट इज योर पे बैक पीरियड। तो यहां पे सेकेंड ईयर में बैठ रहा है, तो मेरा पे बैक पीरियड क्या आ गया? पे बैक पीरियड इज माई 2 years।